और जिन्होंने भारत जोड़ो न्यास पूरी की। हिंदुस्तान के बहुत से राज्यों में लाखों लोगों को मिलने का मौका जिनको मिला, उस राज्य जी का मैं यहाँ स्वागत करने के लिए खड़ा हूँ। कई साथियों देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ आए हैं, अलग अलग राजनैतिक दल के नेता यहाँ हैं और उनको सम्मान और स्वागत करने के लिए आप यहाँ कई घंटे से मौजूद है। इसके पीछे एक ही बात है कि आज जो मुल्क की अवस्था है, हिंदुस्तान की जो स्थिति है, इसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। कि बदलाव ला सकते हैं हम सब मिलकर, इकट्ठा होकर। जिन लोगों ने देश को अलग अलग आश्वासन देकर फंसाया, इनको दूर करने के लिए जब हमें वोट देने का मौका मिलेगा, उस दिन हमें कदम उठाना होगा। हम लोगों ने देखा कि आज जिन लोगों के हाथ में देश की हुकूमत है, उन्होंने कई एश्योरेंसेस देशवासी को दिए थे, किसानों को दिए थे, मजदूरों को दिए थे, बेरोजगार नौजवानों को दिए थे, महिलाओं को दिए थे, दलितों को दिए थे, आदिवासियों को दिए थे। और हम देखते हैं कि इसमें जो कुछ कमिटमेंट की थी, इस पर कुछ भी उन लोगों ने हमने नहीं किया। और इसलिए जो लोग वायदा करते हैं और पूरा करते नहीं, उनको दूर करने के लिए हम लोगों को मिलकर कदम उठाना होगा। और ये मौका हम लोगों को अगले महीने में मिलेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। ये और कोई आश्वासन आप लोगों को देके हम फिर से कुछ महीनों से हर दिन टेलीविज़न पर एक झूठी बात सुनते थे, मोदी जी की गारंटी। ये गारंटी चलने वाली गारंटी नहीं, ये गारंटी में सिक्योरिटी नहीं है। और इसलिए गलत गारंटी देकर, गलत आश्वासन देकर उन्होंने एक हम लोगों को अलग रास्ते पर लेने की कोशिश की। एक अच्छी बात होगी कि आज से वो टेलीविज़न पर गारंटी नहीं आएगी, उसको रोकने का काम इलेक्शन कमीशन ने करने का तय किया। इससे मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अन्य राज्यों से देश के अन्य हमारे साथी लोग यहाँ हैं, हम और आप हमेशा बोलते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसी शहर में 42 में महात्मा गांधी जी ने छोड़ो हिंदुस्तान का नारा दिया था, छोड़ो हुकूमत का नारा दिया था। आज उसी शहर में हम लोगों ने ये तय करना चाहिए कि छोड़ो भाजपा, भाजपा से मुक्ति, ये करने के लिए आप साथ रहेंगे, इतना भरोसा रखता हूँ। आपसे इजाज़त कहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हम लोगों को लड़ना चाहिए, साथ लड़े, अकेला लड़े, लेकिन लड़ना चाहिए। देश भर की परिस्थिति की बयान मैं कर रहा हूं। मैं इसलिए देश भर की बयान कर रहा हूं कि बंगाल में अलग सी परिस्थिति बन चुकी है। महाराष्ट्र में कोशिश की जा रही है कि हम सब जन इकट्ठा लड़े, लेकिन दो चीज़ें जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है, मैं यहाँ पर मानता हूँ। इलेक्टरल बॉन्ड आ चुका है और हर चैनल पर अमित शाह का बयान आ रहा है कि हमने जो है इलेक्शन के माध्यम से जो काला धन था उसको भगा दिया है।
लेकिन मैं मोदी जी से और अमित शाह से पूछना चाहता हूं, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस कंपनी है कि जिसकी 2021-2022 की जो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट 215 करोड़ का है और उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वे 1360 करोड़ का खरीद लिया है। जब कंपनी का प्रॉफिट ही 200 करोड़ है तो 1300 के बॉन्ड वहां कहां से खरीद लिए? इसका विवरण तो होना चाहिए। मैं ऐसे कई कंपनियों का नाम दे सकता हूं। क्या हम लोग इनको टारगेट करेंगे या नहीं करेंगे? मोदी से ये सवाल पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? और हम लोग जरूर पूछना चाहेंगे कि आप कह रहे हो, अमित शाह से हम कह रहे हैं कि आप टीवी पर जवाब देते हो तो इसका जवाब दीजिए कि इस कंपनी के पास 1300 करोड़ रुपए कहां से आए, इसका जवाब होना चाहिए। आप इन पर ईडी की इंक्वायरी करवा रहे थे, लेकिन ईडी की इंक्वायरी अब रुक चुकी है, ऐसी एक परिस्थिति है। मैं समझता हूं कि एक मामला है कि जिसको हमने उठाना चाहिए। दूसरा, प्रियंका गांधी जी से मेरी नम्र विनती है कि मोदी जी कहते हैं कि ये देश मेरा परिवार है। ये बात सही है कि ये देश उनका परिवार है, लेकिन उनका जो असली परिवार है उनमें से एक महिला उनके साथ में नहीं रहती है। हो सकता है कि अगले साल के इलेक्शन में जो हो रहा है, मोदी जी दोबारा प्राइम मिनिस्टर ना बने। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से भी मेरी दरखास्त है कि हम लोग इस मुद्दे को उठाए और हिंदू समाज के अंदर फैमिली का जो रिश्ता होता है वो सबसे गहरा रिश्ता होता है। मोदी जी उस रिश्ते को निभाए, उस रिश्ते को निभाए और अपनी पत्नी को अपने साथ में लेकर रहे। 2-4 दिन बाकी है, उसके लिए हम लोग को लड़ना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि खड़गे जी जब बात करेंगे इस पर जरूर अपनी टिप्पणी यहां पर करेंगे, क्योंकि वह हिंदू संस्कृति की बात करते हैं, हिंदू रिवाज की बात करते हैं और वही रिवाज और वही उसको मानने के लिए तैयार नहीं। पर्सनल मामला है, मैं जानता हूं, लेकिन कल्चरल की चर्चा जो है ये आरएसएस ने शुरुआत की, कल्चरल नेशनलिज्म की कही, कल्चरल हिंदुइज्म की कही। अब वो अगर अदा नहीं कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि हम लोगों की जिम्मेदारी होती है कि उनको उनकी बात समझाए और उसको अदा करने के लिए वो अपना अधिकार के लिए वो लड़े और हम लोग उनको सिखाए। ऐसी एक परिस्थिति है। दोस्तों, 5 मिनट का वक्त होते आ रहा है। मैं और एक बात यहां पर कहूंगा, वो राहुल गांधी जी से मेरा दरखास्त है यहां पर, वो ये है कि ईवीएम जो है 2004 से मैं उससे लड़ रहा हूं। आज भी बंबई हाई कोर्ट में उसके लिए मैं लड़ रहा हूं। पिछले 6 महीने से जब ईवीएम इंक्वायरी की बात आई तो इलेक्शन कमीशन उसको टाल रहा है। उसकी जो मशीन आती है वो अमेरिका से आती है, लेकिन वहां के जो चिप उसमें 2 है, स्टोरेज चिप जो है वो यहां 20-20, 25-25 रुपए में मिलते हैं कि जिसको मैनिपुलेट होता है। राहुल गांधी से मेरी दरखास्त है कि पार्लियामेंट भी किस पे विश्वास करे, पेपर ट्रेल पे विश्वास करे और ईवीएम पे विश्वास करे। तो पार्लियामेंट ने कानून से कहा है कि अगर डिफरेंस आया, ईवीएम के काउंटिंग में डिफरेंस आया और पेपर ट्रेल की काउंटिंग में डिफरेंस आया, तो मानना है कि पेपर ट्रेल का जो वोट है वही आपको मानना है, ईवीएम को बगल में रखना है। क्या हम लोग इस इलेक्शन के पहले, इलेक्शन शुरुआत होने के पहले इलेक्शन कमीशन को घेराव डाले, सब पार्टियां उससे मिले
कि अगर कोई कैंडिडेट अर्ज करता है, एप्लीकेशन करता है कि वेरीफाइड पेपर ट्रेल जो है वो काउंटिंग होना चाहिए, उसका एप्लीकेशन मंजूर होना चाहिए, क्या हम लोग इसके लिए लड़ने के लिए तैयार है? दिल्ली में हम लोग को यहां पे जाना होगा। मैं राहुल गांधी से विनती करता हूं कि वो अगर डेट ऐलान करेंगे तो शायद हम लोग उसमें शामिल होंगे, बड़ी संख्या में शामिल होंगे, ये मैं आशावाद यहां पर करता हूं। रही बात लोग साफ सुथरी कैरेक्टर के लोग चाहते हैं। ये जो फैमिलीवाद है, दूसरे चीजें जो है, लोग उससे उब गए हैं, हम लोग उससे बाहर निकले। और मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि हम लोग अपना इस्तेमाल एटलीस्ट महाराष्ट्र के लिए परिवारवाद के लिए खर्च करने के लिए तैयार नहीं। हम आपके साथ हैं। आम आदमी हो, डेमोक्रेसी सोशलाइजेशन हो, कैंडिडेचर का सोशलाइजेशन हो, ना ये हो किसी एक परिवार से, किसी एक कास्ट से ज्यादा लोकसभा के उम्मीदवार हो और हम उनके पीछे सिर्फ वोट बैंक बने। हम लोग वो बनने के लिए तैयार नहीं है। मैं इन्हीं बातों के साथ आपसे रजा लेता हूं कि 5 मिनट का वक्त खत्म हो चुका है। जय भीम, जय भारत। देखिए, आज मुंबई में अंतिम दिन भारत जोड़ो यात्रा का रहा है और सबसे पहले हम राहुल गांधी जी को दिल से धन्यवाद देते हैं कि पूरे देश में इन्होंने यात्रा किया, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी हो या पश्चिमी राज्यों से लेकर के हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट से लेकर के हर जगह राहुल जी ने यात्रा की है और एक पैगाम, एक संदेश देने का काम किया है, जो कि आज के दौर में बहुत ही जरूरी है, प्रासंगिक है। आज एक तरफ जहां नफरत फैलाया जा रहा है, जहां टकरार की बात की जा रही है, जहां प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जहां देश के संवैधानिक संस्थानों को हाईजैक किया जा रहा है, अस्थाई सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को, लोकतंत्र में मतदान जो आप लोगों ने किया वैसी सरकारों को खरीदा जा रहा है, ईडी सीबीआई के जरिए डरा करके तोड़ा जा रहा है, गिराया जा रहा है, जहां सच नहीं केवल झूठ का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, संविधान लोकतंत्र पे खतरा है, वहां आदरणीय राहुल गांधी जी ने सभी लोगों को जोड़ने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, अमन चैन भाईचारा कायम करने के लिए, नफरत को हराने के लिए इन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा किया है, इसके लिए हम दिल से धन्यवाद इनको देना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को देना चाहते हैं। और यहां बैठे हुए सभी महागठबंधन और इंडिया अलायंस के जो भी हमारे नेता हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि इस दौर में जहां पूरी ताकतें लगाई गई हों, डराया जा रहा हो, लोगों को लालच दिया जा रहा हो, लेकिन हम सब लोग मिल करके इस देश के संविधान और लोकतंत्र, भाईचारा और जो इस देश की खूबसूरती, डाइवर्सिटी है, उसको बचाने के लिए एकजुट हुए हैं। कोई मोदी जी को हराने के लिए नहीं, उस सोच को हराने के लिए जो देश को बांटना चाहती है, उसके लिए हम लोग एक हुए हैं। हमारी लड़ाई व्यक्तिगत मोदी जी से, अमित शाह जी से नहीं है। हम लोग तो हमेशा से उन विचारधारा के लोगों से लड़ाई लड़ने का काम किए हैं जिन्होंने हमेशा से, जिनका आजादी में कोई योगदान ना रहा हो, जो तिरंगा ना फहराए हो अपने दफ्तर पे
और आज कहते हैं वो देश के सबसे बड़े देशभक्त हैं। अरे मेरा मानना है कि देश में सबसे बड़ा अगर अपना दुश्मन है तो बेरोजगारी है, महंगाई है, आज गरीबी है, वो सबसे बड़ा दुश्मन है। आज मुद्दे की बात नहीं होती। मोदी जी समुद्र के अंदर चले जाएंगे, कारपेट बिछा करके बैठ जाएंगे, उसकी चर्चा होती है। लेकिन किसान भाइयों का आय दुगुना का वादा किया था। जब हम लोग सवाल पूछते हैं, राहुल जी सवाल पूछते हैं, क्या हुआ 2 करोड़ रोजगार का, क्या हुआ 15-15 लाख का, तब ये गोदी मीडिया और भाजपा के कुछ लोग एनर्जी ड्रिंक पी करके हम लोगों को गाली देने का काम करते हैं। और पटना की जो रैली हुई, 10 लाख से भी ज्यादा लोग आए पटना में, जन विश्वास रैली हम लोगों ने किया। और आज का जो जन सैलाब देकर के फिर से मीडिया के लोग और भाजपा के लोग एनर्जी ड्रिंक पीना पड़ेगा। अरे डरने वाले लोग नहीं है यहां, हम लोग लड़ने वाले हैं। अपने लिए नहीं, आपके लिए लड़ने आए हैं, आपकी लड़ाई लड़नी है। इसलिए हम ये पैगाम लेकर के आए हैं लालू जी का। डॉक्टर के सलाह पे ज्यादा घूमने से मना किया गया है, लेकिन लालू जी अभी भी तैयार हैं मोदी जी का दवाई करने के लिए। उनको कितना भी सताया जाए, डराया जाए, उनका बाल पक गया इनसे लड़ते लड़ते, लेकिन वो डरे नहीं, झुके नहीं। आज महाराष्ट्र में, खास तौर पे बंबई में राहुल जी ने निमंत्रण दिया और हम लोग यहाँ आए हैं। और यहाँ बिहार के लोग भी काफी बड़ी तादाद में बसते हैं। हम रउआ लोग इनके भी कहते नहीं, बच के रहिए भाजपा के लोग से। ये लोग गोबर को भी हलवा दे करके परोस देता है, इतना झूठ बोलते हैं। हम तो पहले भी कई बार कहे, मोदी जी प्रधानमंत्री है ठीक है, लेकिन साथ ही साथ वो झूठ बोलने के फैक्ट्री भी है। मोदी जी झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर भी है, होलसेलर भी है और डिस्ट्रीब्यूटर भी है। ये उनका काम है। हम लोग सच्चे लोग हैं और सच्चे लोगों को कितना भी डराओगे, डरते नहीं। सांच को आंच क्या, इसलिए हम लोग लड़ेंगे। इनके गीदड़ भपकी से हम लोग डरने वाले हैं। आप बताओ, आप लोग डरोगे? लड़ाई लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? साथ दीजिएगा ना सबका। हम तो कहना चाहते, राहुल गांधी जी जो यात्रा किए, ये हो सकता है पहला चरण हो, लेकिन यात्रा तो हमेशा हम लोगों को करना पड़ेगा। चाहे सत्ता में आए या ना आए, हमको जनता के बीच उनके सुख का दुख दर्द का भागीदार बनना पड़ेगा। हमेशा जनता के बीच रहना होगा, क्योंकि इन लोगों ने इतना नफरत फैलाया, इतना नफरत फैलाया है, आपस में इतना भेदभाव करा दिया है कि आज सोचना पड़ेगा कि इस भेदभाव और नफरत को मिटाने में कितने साल लगेंगे। इसके लिए हमको हमेशा सब लोगों के बीच, जनता के बीच रहना होगा। और जो प्यार का, और जो आप कहते हैं जो दुकान खोला है, मोहब्बत की दुकान, इसको बंद मत कीजिएगा कभी। हमेशा आगे झंडा बुलंद करने का काम कीजिएगा। आज यहाँ शरद पवार जी भी हैं, उद्धव जी भी हैं। आपको पता है ऑपरेशन लोटस हो रहा था, यहाँ विधायकों को खरीदा जा रहा था, डराया जा रहा था। या एक बात बता देते हैं, आज महाराष्ट्र सरकार में जितने लोग बैठे हैं, कोई लीडर नहीं है, सब डीलर है। शरद जी के नाम पे, एनसीपी के नाम पे वोट लेंगे, भाजपा से डीलिंग कर लेंगे। राहुल गांधी जी के नाम पे वोट लेंगे, भाजपा से डीलिंग कर लेंगे। शिवसेना उद्धव जी के नाम पे वोट लेंगे,
भाजपा से डीलिंग कर लेंगे। ये लोग केवल डीलिंग करते हैं, इसलिए वहां कोई भी लीडर नहीं, सब डीलर बैठा हुआ है। और जो डरे डरे लोग गए, अच्छा हुआ चले गए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमको कितना भी मिटाने का कोशिश करोगे, फिर से हम कारवा बनाने का हौसला रखते हैं। इसलिए हम सब लोग यही आए क्योंकि जनता, आप सब लोग हमारे मालिक हैं और आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहना चाहिए। अरे महाराष्ट्र में तो कम से कम विधायकों को ले गए, बिहार में तो हमारे चाचा को ही हाईजैक कर लिया। बड़ा सुनते हैं, मोदी जी बार बार कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी जो है सबसे मजबूत वाली गारंटी है। हम मोदी जी को चैलेंज करते रहे, मोदी जी सबसे पहले, बाद में जो गारंटी देना, लेकिन अगर मेरा चाचा का गारंटी देके दिखा दो पहले कि वो फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे। तो हम लोग, चलो बिहार में चाचा जी गए तो गए, हमारी शुभकामनाएं, बड़े हैं, अभिभावक हैं, लेकिन वहां जो आवाम का ताकत मिल रहा है, राहुल जी आए थे, सब लोग आए थे, जो प्यार मिल रहा है वो हम इतना आप लोगों को कह सकते हैं कि बिहार में भाजपा जो भी सोचती हो, सर्वे वाले कुछ भी दिखाते हो, गोदी मीडिया के लोग, लेकिन बिहार में इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट हम ला करके देने का काम करेंगे। और आप लोगों को भी कहेंगे कि एकजुट हो जाइए, एकजुट होकर के लड़ाई लड़िए। ये मोदी जी क्या बोलते हैं, 2 करोड़, हम मोदी जी को चैलेंज करके बोलते हैं, 17 महीने केवल डिप्टी सीएम हम बिहार के रहे, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। मोदी जी अपने 10 साल में भी 5 लाख क्या, कितना नौकरी दिए ये बता नहीं सकते। चैलेंज देते हैं, कितना सरकारी नौकरी दिया। सबसे ज्यादा बहाली रेलवे का आता था, सब चीज प्राइवेटाइज कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। आर्मी में आता था, उसको जो है क्या किया आप सब लोग जानते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे सारा चीज कर दिया गया। तो इसलिए आप सब लोगों का प्यार मिलता रहे, ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। सभी गणमान्य व्यक्तियों को, हमारे अभिभावक नेताओं को आप लोगों को संदेश देना है, वो अपनी बात को आप लोगों के समक्ष रखेंगे। लेकिन आप सब लोग एक नारा लगाइएगा, हम बोलेंगे भाजपा भगाओ, आप सब बोलना देश बचाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद शरद पवार जी। मैं अगली कड़ी में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जी से विनती करता हूं कि वो मार्गदर्शन करें। माननीय खरगे साहेब, पवार साहेब, राहुल जी, व्यासपीठावरील सर्वच मान्यवर आणि जमलेल्या माझ्या तमाम देशभक्त, देशप्रेमी बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, राहुल जी, तुम्हाला मी खास धन्यवाद देतोय, अभिनंदन करतो, कारण तुम्ही आपल्या भारत जोडो यात्रेची सांगता महाराष्ट्रामध्ये आणि मुंबईमध्ये करत आहात। आणि जसं आता पवार साहेब म्हणाले, हीच ती मुंबई आहे ज्या मुंबईतून महात्मा गांधीजींनी 42 साली इंग्रजांना चले जाओ सांगितलं होतं। आज जी काही हुकुमशाही दिल्लीमध्ये आपल्याला लोकशाही मारण्यासाठी टपलेली आहे, तिला तडीपार करण्यासाठी आपण शिवाजी पार्क निवडलं, त्याच्याबद्दल मी तुम्हाला खास धन्यवाद देतो। खरं पाहिलं तर हा एक फुगा आहे, भाजपा एक फुगा आहे। आणि मला वाईट एका गोष्टीचं वाटतं की या फुग्यामध्ये हवा भरण्याचं काम आम्हीच केलं होतं। संपूर्ण देशात त्यांचे 2 खासदार होते,
त्या फुग्यामध्ये आम्ही हवा भरली आणि त्यांच्या आता डोक्यामध्ये हवा गेली. काय त्यांची स्वप्न. मला सुद्धा विचारतात तुमच्या किती सीट्स येतील. त्यांना विचारलं ते म्हणतात 400 पार. काय फर्निचरचं दुकान आहे काय? खुर्च्या बनवता म्हणजे काय 400 पार म्हणजे काय फर्निचरचं दुकान काढताय? पण ही लढाई तुम्ही पाहिलं असाल, आज देशभरातून सगळ्या राज्यातून महत्वाचे नेते इथे आलेत आणि आपल्याला असं वाटत असेल की ही परिस्थिती केवळ महाराष्ट्रामध्ये आहे. तसं नाहीये. काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत ही परिस्थिती सगळी सारखीच आहे. ज्या वेळेला मला आठवतंय की आपण पहिल्या प्रथम ही इंडिया आघाडीची बैठक घेतली तेव्हा मोदीजींनी सांगितलं होतं ही विरोधी पक्षांची बैठक आहे. आम्ही विरोधी आहोत, जरूर आहोत, पण आम्ही विरोधी आहोत ते हुकुमशहाच्या विरुद्ध आहोत. आम्ही हुकुमशाहीशी विरुद्ध आहोत. जेव्हा मोदीजी तुम्ही आमच्या घराणेशाहीवरती आरोप करता तेव्हा तुमचं घराणं मी प्रकाशजींच्या भाषेत बोलत नाही, पण तुमच्या परिवारामध्ये फक्त तुम्ही आणि तुमची खुर्ची एवढंच तुमचा परिवार आहे. बाकी परिवार आहे कुठे? आणि ही जी आपण लढाई लढतोय ती लोकशाही वाचवण्याची आहे, संविधान वाचवण्याची आहे. ज्या संविधानाबद्दल शिवसेना प्रमुख नेहमी सांगायचे की याची सुरुवात कोर्टापासून करा. कोर्टामध्ये ज्या वेळेला एखादा साक्ष द्यायला येतो किंवा कोर्टामध्ये एखादा काही स्टेटमेंट द्यायला येतो तेव्हा जो येतो तो त्याच्या धर्मग्रंथावरती हात ठेवून शपथ घेतो. ते बाजूला करा आणि आपल्या देशाची जी घटना आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेली त्या घटनेवर हात ठेवून शपथ घ्या. हे त्या घटनेचं महत्व आहे. आणि यांना 400 पार त्याच्यासाठी पाहिजे हे आता स्पष्ट झालेलं आहे. कारण त्यांचेच एक मंत्री, मला जर मी विसरलो नसेल तर आनंद कुमार हेगडे, तेच बोललेत की आम्हाला घटना बदलायची आहे म्हणून 400 पार करायचंय. तुम्ही किती जण बातम्या वाचता मला कल्पना नाही, पण काल मी एक लोकसत्तामध्ये बातमी वाचली, रशियामध्ये निवडणुका चालल्यात. पुतिन आणि त्यांच्या विरोधात कोण आहे? कोणीच नाहीये. कारण जे विरोधक होते एक तर तुरुंगात आहेत आणि बहुतेक सगळे देशाबाहेर त्यांनी तडीपार करून टाकलेले आहेत. लढायलाच कोणी नाहीये. पण दाखवतात कसं, मी बाबा लोकशाही मानतो, बघा मी निवडणूक घेतली, मला कोण समोर उभंच नाहीये तर मी काय करू. ही अशी सगळी परिस्थिती पाहिल्यानंतर आज आपल्या समोर एक वेळ येऊन ठेपलेली आहे. जे मी नेहमी सांगतो की देश हाच माझा धर्म आणि देश वाचला तर आम्ही वाचू. आपली ओळख, व्यक्तीची ओळख ही देश असली पाहिजे. देशाची ओळख ही व्यक्ती होता कामा नये. कोणी किती मोठा असला तरी त्याच्यापेक्षा मोठा माझा देश आहे, माझं भारत सरकार. आणि हे जे आता जाहिरात करतायत मोदी सरकार, म्हणजे तुमच्या डोक्यामध्ये काय माझ्या देशाचं नाव बदलण्याचं स्वप्न आहे? हे माझ्या देशाचं नाव आहे. आणि आजपर्यंत आपण अनेक अनुभव घेतले. असं काही वेळेला वाटत होतं की देशासाठी एक मजबूत सरकार पाहिजे, पण आता आपल्याला अनुभवानंतर कळलंय आपलं युतीचं सरकार होतं, अटलजी पंतप्रधान होते, सगळेच त्याच्यामध्ये होते. एनडीए तेव्हा एक छान असं वातावरण होतं. ममता, समता, जयललिता आपण सगळे एकत्र होतो आणि अटलजीने उत्तम प्रकारे आपलं सरकार चालवलं होतं. त्याही वेळेला देशाची परिस्थिती इंडिया शायनिंग, फील गुड असे दिवस होते. मग नरसिंहरावजी आले, त्यांनी चांगलं सरकार चालवलं. मनमोहनजी आले, त्यांनी चांगलं सरकार चालवलं. आणि आता हे जे आलेत 14 पासून एका पक्षाचं सरकार आहे, 14 नंतर 19, 19 नंतर 24, आणि आता ते सांगतात की विरोधी पक्ष 29 मध्ये अडकलाय. पण मी 2047 ची गोष्ट करतोय. कोणी राज्यकर्ता अमरपट्टा घेऊन येत नाही. आणि या देशाच्या जनतेसमोर हुकुमशाही किती मोठा असला तरी ज्या वेळेला सगळे लोक एकवटतात तेव्हा हुकुमशहाचा अंत होतो. आजच वेळ आलेली आहे आणि हा शिवछत्रपतींचा महाराष्ट्र आहे. आपला जो इतिहास आहे, आपला इतिहास हा तोडाफोडा आणि राज्य करा असा जर का असेल तर जो आपल्यामध्ये फूट पाडतोय त्याला तोडा फोडा आणि त्याच्या छाताडावरती राज्य करा हे दाखवून देण्याची वेळ आलेली आहे.
आणि जसं तेजस्वीजी तुम्ही एक नारा दिला तसा मी पण एक नारा हल्ली देतोय सगळीकडे. कारण ते जे म्हणतात आपकी बार, मी म्हणतो आपकी बार भाजपा. आणि तो आजची सुरुवात ही आजपासून झालेली आहे. आणि मला खात्री आहे शिवतीर्थावरून जेव्हा रणशिंग फुंकलं जातं, हातामध्ये मशाल घेऊन रणशिंग आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये फुकायचं आहे. आणि मुंबईतून एखादी गोष्ट जेव्हा बोलली जाते तेव्हा संपूर्ण देश त्या रस्त्यावरून चालतो, त्या वाटेवरून चालतो. म्हणून आपल्या लोकशाही रक्षणाची आजपासून ही लढाई सुरू होते. मी त्या हुकुमशाना सांगतोय, तुम्हाला असं वाटत असेल की ज्यांना ज्यांना घाबरवून तुम्ही तुमच्या पक्षात घेताय ते म्हणजे देशाची जनता नाही, देशाची जनता ही माझ्या समोर बसलेली आहे आणि आमच्या सोबत आहे. आणि तुम्ही किती अत्याचार करण्याचा प्रयत्न करा, तुम्हाला तोडून मोडून टाकल्याशिवाय राहणार नाही, ही शपथ घेऊन आम्ही मैदानात उतरलेलो आहोत. आणि एकच नारा परत घेऊन अबकी बार भाजपा तडीपार, गावागावात जा आणि या हुकुमशाही राजवटीचा अंत करा, एवढीच एक विनंती करतो आणि आपली रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. ये सब लोग एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं. नहीं, हम एक व्यक्ति के खिलाफ भी नहीं लड़ रहे हैं. ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं. एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है. हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है. हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं. अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है. जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है. सही है, सही है. राजा की आत्मा ईवीएम में है. हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है. एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसी प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं कि सोनिया जी मुझे शर्म आ रही है, मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं. और ये एक नहीं है, ऐसे हजारों लोग डराए गए हैं. क्या आप सोचते हो शिवसेना के लोग, एनसी के लोग ऐसे ही चले गए? नहीं. जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया है और वो सब डर के गए हैं. 4000 किलोमीटर चला, उसके बाद 6000 किलोमीटर मणिपुर से महाराष्ट्र, मुंबई, धारावी. क्या मैंने देखा, क्या सुना, मैं आपको समझा नहीं सकता, शब्दों में नहीं बता सकता मैं आपको. बोल रहा हूं तो बात याद आई, मेरे पास एक युवा आता है, जीप पर कूदता है, सिक्योरिटी वाले उसको मारते हैं,
दबा कर मारते हैं, तब भी वो आता है, हाथ पकड़ता है, आंख में आंसू, मुझे कहता है राहुल जी मैंने 3 साल हर रोज सुबह रनिंग की, पुलअप्स की, पुशअप की, दंड बैठक, सब कुछ मैंने किया। मेरे दिल में देशभक्ति थी। मैं चाहता था कि मैं लद्दाख में जाकर, ठंड में जाकर, ठंड में कांपूं, देश के दुश्मनों के सामने कांपूं, और एक दिन अगर मौका बने तो उनकी गोली भी खाऊं। यह मैंने सोचा था। राहुल जी अग्निवीर लागू कर दिया। मेरे देश ने मुझे धोखा दिया है। नहीं, तुम्हारे देश ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, तुम्हारी सेना ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, उसी शक्ति ने तुम्हें धोखा दिया है। नरेंद्र मोदी भाइयों और बहनों सिर्फ मास्क है, मुखौटा है। जैसे ये बॉलीवुड के एक्टर हैं, उनको रोल दिया गया है कि भैया आज सुबह आपको यह करना है, कल आपको यह बोलना है, परसों आप यह करोगे, सुबह उठ के समुद्र के नीचे जाओ, चलो सी प्लेन में उड़ो। 56 इंच की छाती नहीं है, खोखला व्यक्ति है। धारावी को देखिए आप। मुझसे पूछा गया कि ये जो यात्रा होगी कहां से कहां होगी। मैंने सोचा, एक बात क्लियर थी, मणिपुर से शुरू होगी। क्यों? वहां पे इसी शक्ति ने सिविल वॉर का माहौल बना रखा है। भाई भाई को मार रहा है, गोली मार रहे हैं, तो शुरुआत तो वहां से होगी। और फिर मैंने सोचा, अगर हिंदुस्तान को नया विजन देना है तो यात्रा धारावी में खत्म होगी। यह हुनर का कैपिटल है, हिंदुस्तान के टैलेंट का, स्किल का, हुनर का कैपिटल है। और इनको यहीं से, मुंबई से, इनके घरों से वही शक्ति इनको उठाकर बाहर फेंक रही है। एक साथ मिलकर वही शक्ति इन लोगों की जिंदगी बर्बाद करने में लगी हुई है। मैं आपको इस स्टेज से बता रहा हूं, चाइना में एक शहर है, उसका नाम शेंजन है। सच्चा मुकाबला उस शहर से है जो आपको मीडिया में कभी कोई नहीं बताएगा। धारावी शेंजन का मुकाबला कर सकता है। बैंक के दरवाजे इन बच्चों के लिए खोलो, इन बच्चों को सरकार की मदद करो, और फिर देखो ये शेंजन का क्या करते हैं। उठा के परे कर देंगे शेंजन को ये लोग। मेड इन मुंबई, मेड इन धारावी, मेड इन चाइना को उड़ा के हटा देगा, परे कर देगा। मगर नहीं, 22 लोग हैं यहां पे, 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के पास है।
हिंदुस्तान में इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुलवाने के लिए साल लग जाते हैं। 10 दिन में शादी के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुल जाता है। वो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 10 दिन में शादी के लिए खुल जाता है वो ठीक है, करना है करो, मगर बाकी हिंदुस्तान में भी तो खोलो, बाकी प्रदेशों में खोलो। इन्होंने क्या गलती की है? %50 हिंदुस्तान की आबादी पिछड़े वर्ग की है, 15% दलित, 8% आदिवासी, 15% माइनॉरिटी, 5%, 7% गरीब जनरल कास्ट के लोग। मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालिए, नाम दिखा दीजिए मुझे। दलित का नाम दिखा दो, आदिवासी का नाम दिखा दो, पिछड़े का नाम दिखा दो लिस्ट में। एक नहीं मिलेगा आपको। मैं ढूंढ रहा हूं, महीनों से ढूंढ रहा हूं। इनकी गलती नहीं है बेचारों की। जैसे मोदी जी मुखौटे हैं, जैसे उनका रिमोट कंट्रोल इनका भी है। मीडिया में कोई नहीं। हिंदुस्तान की सबसे 200 बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालिए, मालिकों की लिस्ट निकालिए। गरीब जनरल कास्ट का व्यक्ति का नाम बता दो मुझे, दलित का, पिछड़े का, किसी भी गरीब व्यक्ति का नाम बता दो, किसी भी पिछड़े का नाम बता दो 200 कंपनियों के मालिक की लिस्ट में। नहीं मिलेगा। 90 अफसर इस देश को चलाते हैं। मैंने सिस्टम अंदर से देखा है, मैं समझता हूं सिस्टम को, इसलिए मोदी जी मुझसे डरते हैं। सब कुछ देखा है मैंने, सब समझता हूं। मैं अंदर बैठता था उसमें, सालों में अंदर बैठा हूं। कोई नहीं छुप सकता मुझसे, और मुझे दबा भी नहीं सकते हैं। मोदी जी को दबा सकते हैं। तो 90 लोग हैं, उसमें 3 पिछड़े हैं, 3 दलित, 1 आदिवासी। फर्स्ट जनरेशन गरीब जनरल कास्ट का मुझे दिखा दो, उसमें एक नहीं मिलेगा। बजट में 100 रुपए खर्च होते हैं, पिछड़े, दलित, आदिवासी सबको मिला दो, 6 रुपए का निर्णय लेते हैं। पॉलिसी कहां बनती है? पॉलिसी ये 90 लोग बनाते हैं, उसमें 200-300 और जोड़ दो। उसमें 50-60 अरबपति जोड़ दो। यह है सच्ची शक्ति जो हिंदुस्तान को चला रहा है। और इससे आप कोई नहीं बचेगा, आप में से कोई नहीं बचने वाला। यहां किसी ने ईवीएम की बात की, मैं आपको बता रहा हूं, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, खोल के हमें दिखा दीजिए ये कैसे चलती हैं,
हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए, इलेक्शन कमीशन नहीं दिखाता। फिर हमने कहा देखिए इसमें से कागज निकलता है, वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। ठीक है, आप मशीन चलाइए मगर कागज की भी गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, कागज की गिनती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कैसे नहीं होगी? सिस्टम नहीं चाहता कि ईवीएम की गिनती हो जाए। क्यों? क्योंकि यह सिस्टम आपके धन को चोरी करने का सिस्टम है। यह आप लोग जीएसटी देते हो, उतनी ही जीएसटी देते हो जितना अदानी देता है। 18% शर्ट पे देते हो, उतनी वो देता है। उसकी आमदनी लाखों करोड़ रुपए, आपकी 50,000 रुपए। और फिर देखो पैसा कहां जाता है। कोई भी स्कीम देख लो, फसल बीमा योजना देखो, 35,000 करोड़ रुपए 16 कंपनियों को जाता है। उसमें आपको एक दलित नहीं मिलेगा, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक गरीब नहीं मिलेगा। कानून ये 90 लोग बनाते हैं। पैसा जाता है 16 कंपनियों में। और जब हमारे किसान कहते हैं ओला गिर गया, बारिश हो गई, बर्बाद हो गए, वो कहते हैं भैया नहीं, तुम्हें मुआवजा नहीं मिलेगा, ये तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हें कैसे मिलेगा, मर जाओ जाके। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को भटकाने का है। कभी आपसे कहेंगे देखो देखो चाइना की ओर देखो, पाकिस्तान की ओर देखो। कभी मोबाइल फोन की लाइट ऑन कर देंगे, थाली बजाओ। कभी कहेंगे देखो मेरा अपमान कर दिया, जैसे अभी किसी ने उनकी पत्नी के बारे में बोला, अब कहेंगे देखो मेरा अपमान कर दिया, ध्यान भटकाने के लिए। अब देखना होगा। मगर यात्रा में यह सब साफ दिख जाता है, दर्द दिख जाता है, दुख दिख जाता है। चालीस साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है। मीडिया में आपको एक मिनट के लिए नहीं दिखता। मोबाइल फोन आप देखते हो, चाइना का मोबाइल फोन, शर्ट खरीदते हो, चाइना की शर्ट, जूते खरीदते हो, चाइना के जूते। चाइना के युवा को फायदा हो रहा है, और किसको फायदा हो रहा है? और किसको फायदा हो रहा है? यह आपने कभी पूछा अपने आप से? जब चाइना का यहां माल बिकता है, सिर्फ चाइना को फायदा नहीं होता, हिंदुस्तान के अरबपतियों को भी फायदा होता है भाई और बहनों। इसलिए धारावी को कभी उठने नहीं देंगे। इसलिए धारावी को यह सरकार कभी सपोर्ट नहीं दे सकती। पूरा सिस्टम कंट्रोल में है। जब इनकी पहले सरकार आई, मैं आपको दिल की बात बताता हूं, पहले इनकी सरकार आई, अरुण जेटली मेरे पास आते हैं, कमरे में बैठते हैं और मुझे कहते हैं राहुल, ये जो लैंड एक्विजिशन का मामला है, तुम इस पर मत बोलो। क्यों नहीं बोलूं? जनता का मामला है। अगर बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर हम केस लगाएंगे। लगाओ केस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कर लोगे मेरा? ईडी वाले आए, 50 घंटे बैठा दिया,
अंत में पता है क्या बोलता है ईडी का अफसर, मुझे पता है क्या बोलता है, कहता है राहुल जी आप किसी से नहीं डरते हो, आप नरेंद्र मोदी को हरा सकते हो। ईडी का अफसर बोलता है मुझे। मगर मैं राहुल गांधी नहीं हूं। आप यह मत सोचो कि मैं राहुल गांधी हूं, आप यह मत सोचो कि उद्धव ठाकरे हैं। यह नहीं है, यह हिंदुस्तान की आवाज है। आप देखिए हर प्रदेश से यहां लोग बैठे हैं, हर व्यक्ति ने अपनी यहां बात रखी। स्टालिन जी ने अपनी बात रखी, सोरेन जी ने अपनी बात रखी। यह हिंदुस्तान बोल रहा है। नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग देखिए, वहां सिर्फ एक व्यक्ति बोलता है। गडकरी जी परे हो जाते हैं, माला के बाहर निकाल देते हैं उनको। इसलिए हमने इसको इंडिया गठबंधन नाम दिया है। यह हिंदुस्तान की रक्षा कर रहा है। ये सब लोग डरे नहीं हैं, ये सब लोग उसी सिस्टम का मुकाबला कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी के पास भ्रष्टाचार की मोनोपोली है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम निकाला। मैं आपको समझाता हूं। यहां पे जो छोटे छोटे सड़कों पे ना एक्सटॉर्शन चलता है, हफ्तेबाजी चलती है ना, वो नेशनल लेवल पे कर रहे हैं ये लोग। मैं बता देता हूं, 4 तरीके की हो रही है। एक, पहले ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, सरकार कॉन्ट्रैक्ट देगी और सीधा परसेंटेज लेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड देख लीजिए, उसमें साफ है। कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसके एकदम बाद वो बीजेपी को हफ्ता देना शुरू कर देती है। दूसरा, सीधा एक्सटॉर्शन। ईडी सीबीआई भेज देंगे। जैसे यहां पे मुंबई का एयरपोर्ट इनको चाहिए था, ईडी सीबीआई भेजी, एयरपोर्ट किसी और को पकड़ा दिया, सीधा एक्सटॉर्शन। तीसरा, शेल कंपनी। जैसे यहां भी किसी ने कहा, अंबेडकर जी ने कहा, कंपनी की प्रॉफिट ही नहीं है और उससे ज्यादा पैसा वो बीजेपी को दे रही है। और चौथा, कॉन्ट्रैक्ट देने के पहले पैसा दो, कॉन्ट्रैक्ट लो। देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूं, यहां मुंबई में किसी भी गुंडे को आप सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स पकड़ा दो, ठीक है, वो हो रहा है, वो ही हो रहा है। एक व्यक्ति ने इनको पकड़ रखा है, उनके पीछे एक और शक्ति है, वो कह रही है भैया आप देखो हमें ये एयरपोर्ट चाहिए। आपका एयरपोर्ट मुंबई का एयरपोर्ट है ना, आपने तो देखा, सीबीआई की इंक्वायरी हुई और उसके एकदम बाद मुंबई एयरपोर्ट अदानी जी को मिल गया। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इससे आपका नुकसान हो रहा है। नोटबंदी की, जीएसटी लागू की, जो हिंदुस्तान का रोजगार का सिस्टम था उसको खत्म कर दिया। चाहते हैं कि यहां सिर्फ 20-25 कंपनियों का राज हो। चाहते हैं कि ये जब छोटा धंधा चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, छोटे छोटे दुकानें चलाते हैं, चाहते हैं ये सब खत्म हो जाए और एक के बाद एक इनको खत्म कर रहे हैं। स्मॉल और मीडियम मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको सबको खत्म कर रहे हैं। यही लोग तो चाइना का मुकाबला कर सकते हैं।
जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री है वही तो चाइना का मुकाबला करेगी, वही तो देश को रोजगार देगी। उस नींव को उड़ा रहे हैं। और आपको खड़ा होना पड़ेगा। आपके बिना काम नहीं बनने वाला। आप हो भारत माता, आप सब भारत माता हो, और आपकी जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी है, मगर देश के युवाओं की भी जिम्मेदारी बनती है। पूरा देश अग्निवीर के खिलाफ है। मैं 4000 किलोमीटर चला, एक युवा ने मुझे नहीं कहा कि अग्निवीर अच्छा लगता है। वो जो रो रहा था मुझे कहता है, राहुल जी मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अग्निवीर नहीं बनूंगा। और फिर मुझे कहता है, राहुल जी जहां पे पहले हम दौड़ने जाते थे वो सब खाली पड़ा है। यात्राओं से मुझे बहुत सीखने को मिला। दर्द भी हुआ, चोट भी लगी, मगर जो प्यार मिला, दिल से जो प्यार मिला, वो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। मैं बता ही नहीं, समझा नहीं सकता आपको। और जो भी आप मुझसे करवाना चाहो, जहां भी आप मुझे बुलाना चाहो, मैं आपके लिए और इस देश के लिए हाजिर हूं। यह नफरत का देश नहीं है, यह मोहब्बत का देश है। नफरत जानबूझ के फैलाई जा रही है। नफरत इसलिए फैलाई जा रही है कि आप अपना ध्यान इधर उधर करो और आपके जेब में से आपका पैसा लूटा जाए, छीना जाए। तो नफरत को नहीं फैलने दो। जैसे यात्रा से मैसेज निकला, हिंदुस्तान के दिल से मैसेज निकला, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो। यह हमारे सब महापुरुषों ने कहा है। गांधी जी ने कहा, बुद्ध भगवान ने कहा, राम जी ने कहा, यही कहा। अगर राम का, बुद्धा का एक ही मैसेज है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी।